बहुजन समाज को यदि आज राजनीति किसी ने सिखाई है तो वो मान्यवर काशीराम साहब ने सिखाई है। यदि इस बहुजन समाज में मिशन और मूवमेंट किसी ने पैदा किया है तो वो मान्यवर काशीराम साहब ने पैदा किया है। तो बसपा तो 2012 का उनमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम ग्राफ रहा है, बहुत कम। कहाँ दिखाई नहीं दे रही? आज आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? भीड़ के तौर में दिखाई देती है, वोट में तो नहीं। देखिए, मान्यवर साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, ये एक मिशन और मूवमेंट है। यदि आप मिशन और मूवमेंट के नजरिए से आप देखेंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे है। आज मिशन और मूवमेंट आपको हर जगह नजर आ जाएगा। राम मंदिर से कौन सा? राम मंदिर को चुटियाधारी को रोजगार मिलेगा, राम मंदिर को तिलकधारी से जो रोजगार मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, राम मंदिर की जो वो बनी थी, कमेटी बनी है, उसमें SC, OBC, माइनॉरिटी, मुसलमान कहीं है? शासन सत्ता तुम्हारे हाथ, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ, और सबसे ज्यादा खतरा, अरे CM तुम्हारा, PM तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारे, राज्यपाल तुम्हारे, DM तुम्हारे, और फिर भी खतरा किससे है? मुसलमानों से है। जब भैया तो सारा कुछ तुम्हें दे दिया, फिर भी हम लोग मुसलमान भारी हैं, तो बढ़िया तुम भी छोड़ो, मुसलमानों को ही दे दो, कम से कम सुरक्षा तो देगी ना, देश मिल जाएगा तो उनको। जी, जय हिंद दोस्तों, आज हमारे साथ मैम जुड़ी है। मैम पहले अपना परिचय दीजिए। मैं किरण केसरी, बसपा प्रत्याशी, आगरा ग्रामीण से। मैम जैसे कि आज माननीय से काशीराम जी की 17वीं पुण्यतिथि है, तो उसको उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पहले तो मैं अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ उनको, और इस बहुजन समाज को यदि आज राजनीति किसी ने सिखाई है तो वो मान्यवर काशीराम साहब ने सिखाई है। यदि इस बहुजन समाज में मिशन और मूवमेंट किसी ने पैदा किया है तो वो मान्यवर काशीराम साहब ने पैदा किया है। तो ये बहुजन समाज उन्हें तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि इस समाज को जगाकर, इस बाबा साहब ने तो लिखा था कि चाहिए अपने घरों की दीवारों पर लिख दीजिए कि आप इस देश के शासक हैं, लेकिन मान्यवर काशीराम साहब ने उनकी इस बात को चरितार्थ करने का काम यदि किसी ने किया तो मान्यवर काशीराम साहब ने किया। उन्होंने दीवारों पर लिखा ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज को इस उत्तर प्रदेश का 4 बार शासक बना करके ये दिखा दिया कि हम वाकई में शासक हैं। बसपा तो 2012 का उनमें कहीं नहीं दिखाई दे रही, बहुत कम ग्राफ रहा है, बहुत कम। कहाँ दिखाई नहीं दे रही? आज आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? भीड़ के तौर में दिखाई देती है, वोट में तो नहीं। देखिए, मान्यवर साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ राजनीतिक पार्टी ही नहीं है, ये एक मिशन और मूवमेंट है। यदि आप मिशन और मूवमेंट के नजरिए से आप देखेंगे तो ये बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे है। आज मिशन और मूवमेंट आपको हर जगह नजर आ जाएगा। बहुजन समाज जितना आगे आया है, बहुजन समाज का जन्म हुआ अभी सिर्फ 70 साल हुए हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद ही हमें पढ़ने का अधिकार मिला, नौकरियों में जाने का अधिकार मिला, व्यापार का अधिकार मिला, वोट डालने का अधिकार मिला। और इन 70 साल में ही आप देख सकते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टियां यदि आज किसी से डरी हुई है तो बहन कुमारी मायावती से डरी हुई है। यदि बीजेपी को किसी से डर लगता है तो बहुजन समाज के युवाओं से डर लगता है। यदि बीजेपी को किसी से डर लगता है तो बहन कुमारी मायावती जैसे बहुजन समाज के लीडरों से डर लगता है। ईवीएम है, ईवीएम की वजह से लोग, ईवीएम की वजह से सरकार नहीं आ पा रही है, क्या ये सही बात है? देखिए, मान्यवर साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे हम SP और DM, और वोट से लेंगे हम PM और CM। और बीजेपी का एक नारा है कि यदि हम PM किसी से ले सकते हैं तो बस EVM से ले सकते हैं, बैलेट से नहीं। बैलेट से उनका PM नहीं बनेगा। यदि उनको भरोसा हो तो बैलेट से अपना चुनाव करा के देख ले कि उनके कितने वोट आते हैं। सच्चाई तो तभी होगी, ट्रांसपेरेंसी तभी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि EVM के द्वारा हम ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करा सकते, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मैं कैसे मान लूँ कि EVM के द्वारा निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? बीजेपी तो कहती है हमने बाबा साहब के नाम पर पंचतीर्थ बनाए हैं, तो उनके भी यहाँ पर वोट लेने की कोशिश करती है। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख देंगे। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। राशन भी तो दे रही हो। बीजेपी ने तो ये भी कहा था, सुन लीजिए या फिर आप भी कह लीजिए, बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां रोज देंगे। बीजेपी ने यह भी कहा था कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे। आप मुझे बता दीजिए, 1 मिनट रुमाल पकड़ लो, आप मुझे बता दीजिए कि 2014 में हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ पर था? 121 देशों में भारत 55वें स्थान पर था हंगर इंडेक्स में। और आज 2022 और 23 में हंगर इंडेक्स की आप उठाकर देख लीजिए, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो आंकड़ा है, आज भारत 107वें स्थान पर है। मतलब नेपाल आपसे आगे है, भूटान आपसे आगे है, बांग्लादेश आपसे आगे है, श्रीलंका आपसे आगे है, और जिस पाकिस्तान को आप पानी पी कर कोसते हो वो भी आपसे आगे है।
कहाँ है हमारा देश? और आकर तो विश्व गुरु बनाएंगे। 286 माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों में आपने ताला डाल दिया। आप मुझे बता दीजिए कि स्कूल बंद करा करके, यूनिवर्सिटी बंद करा करके, स्टूडेंटों को पिटवा करके आप कौन से तरीके से, कौन से रास्ते से, कौन से माध्यम से इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे? कितने विश्वविद्यालय बनवा दिए आपने विश्व गुरु बनाने के लिए? कितने स्कूल खुलवा दिए आपने विश्व गुरु बनाने के लिए? आप मुझे बताइए कि आपने विश्व गुरु बनाने के लिए क्या किया? महिलाओं के विपक्ष, महिलाओं के विरुद्ध मंदिर तो बना रहे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं ना वो। मैं आपको बता दूं, महिलाओं से देखिए, जब विद्यालय बनेंगे तो अधिकारी पैदा होंगे और जब मंदिर बनेंगे तो भिखारी पैदा होंगे। वो तो कहते हैं आप देख लीजिए, वो तो कहते हैं राम मंदिर का रोजगार मिलेगा। राम मंदिर से कौन सा रोजगार मिलेगा? राम मंदिर से कौन सा? राम मंदिर को चुटियाधारी को रोजगार मिलेगा, राम मंदिर को तिलकधारी से जो रोजगार मिलेगा। आप मुझे बता दीजिए, राम मंदिर की जो वो बनी थी, कमेटी बनी है, उसमें SC, OBC, माइनॉरिटी, मुसलमान कहीं है क्या? रोजगार सिर्फ चुटियाधारी को चाहिए? SC, OBC, माइनॉरिटी को रोजगार नहीं चाहिए? आप मुझे बता दीजिए, जो एक झुंझुना इन्होंने सवर्ण जाति के लोगों को दिया था 10% आरक्षण का, EWS का जो झुंझुना जो इन्होंने सवर्ण जाति को दिया था, आप मुझे बता दीजिए, आप सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट आप बेच रहे हैं, वहाँ जो रह गए हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। जब सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बचा तो जब बर्बाद कर रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि हमने SC, OBC का आरक्षण खत्म कर लिया। अरे भैया, जो तुम्हें झुंझुना दिया था 10% का, वो भी तो तुम्हारा छीन लिया। हमारा गया तो तुम्हारा भी तो गया। आप मुझे बता दीजिए, क्या 90% नौकरियों पर काबिज है, फिर भी 10% जो भी लिया उन्होंने, आज वो 10% सवर्ण के लिए भी नहीं है। धोखा अगर SC और OBC के लिए है तो धोखा सवर्ण जाति के लिए भी है। वो तो उनके लिए, स्वर्ण समाज के लिए पहले से 50% सीट रिजर्व रहती थी ना। 50% थे, 50% में आदर समाज को मिलता था। आप मुझे बता दीजिए आंकड़ों में कि सिर्फ 50% ही कहाँ है? सभी जगह अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, उनके लिए तो सीट का आरक्षण हमारे छूट। देखिए, ये बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदू और मुसलमान करती है, जब 1947 से पहले 33% से ज्यादा मुसलमान थे शासन सरकारी नौकरियों में। कितने थे? 33% से ज्यादा। तब तो कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तब ये देश खतरे में नहीं था। और आज 1947 के बाद 1% भी मुसलमान सरकारी नौकरियों में नहीं है, और आज आपको मुसलमानों से खतरा पैदा हो गया। भाई कैसे? शासन सत्ता तुम्हारे हाथ, सरकारी नौकरी तुम्हारे हाथ, और सबसे ज्यादा खतरा, अरे CM तुम्हारा, PM तुम्हारा, मुख्यमंत्री तुम्हारे, राज्यपाल तुम्हारे, DM तुम्हारे, और फिर भी खतरा किससे है? मुसलमानों से है। जब भैया तो सारा कुछ तुम्हें दे दिया, फिर भी हमें मुसलमान भारी हैं, तो बढ़िया तुम भी छोड़ो, मुसलमानों को ही दे दो, कम से कम सुरक्षा तो देंगे तो देश मिल जाएगा तो उनको। वो तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र से मुसलमान भी खुश रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो भारत। कैसे खुश रहेंगे? वही कहते हैं, बीजेपी कहती है ना। कैसे कहती है? आपको बताती भी तो होगी कि कैसे हो जाएंगे। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, आपने मणिपुर की घटनाएं देखी? कुछ जानते हो उसके बारे में? मणिपुर की घटना देखी है। हाँ, कितना जानते हो? जानते हैं ना, 3 महीने से मुसलमान लड़कियां थी, वो मुसलमान, जिन लड़कियों से नंगा करके परेड कराया गया, जिनका बलात्कार कराया गया, वो कौन लड़कियां थी? क्या मुसलमान थी? क्या दिल्ली में जो ब्रजभूषण सांसद के खिलाफ जो रेसलर कुश्ती का क्या है वो अध्यक्ष है, उसके खिलाफ यौन शोषण का जो मुकदमा दायर किया और दिल्ली में बैठी रही, जिनके साथ पुलिस ने भी बदतमीजी की, क्या वो मुसलमान थी? क्या दिल्ली में जो 7-8 महीने से ज़्यादा जो किसान धरने पर बैठे थे, उसमें 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, क्या वो मुसलमान थे? क्या वो मुसलमान थे? तो कौन किसको खतरा है? आज जितने पत्रकार जो इन्होंने ED का छापा डलवाया है, क्या वो मुसलमान है? सब हिंदू है। तो खतरा किस पर है? हिंदू पर। किससे खतरा है? बीजेपी पर। मैं बताइए। सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। जैसे उन्होंने G20 के बताते हैं, G20 बहुत सफल रहा। देखिए, आप बात करिए इस समय, आप देखिए G20 और सबको आप जान रहे हैं। अभी आप देखिएगा इनकी जब उन्होंने 43 करोड़ रुपए खर्च कर दिया ना इसके लिए। तो देखिए 43 करोड़, अभी आंकड़ा आपको पता होगा, मुझे लगता है शायद उससे भी ज़्यादा खर्च कर दिया हो, लेकिन उस 43 करोड़ से आप मुझे बता दीजिए कि जो 20 करोड़ लोग हर साल भुखमरी से मारे जाते हैं, जबकि अभी सरकार क्या दे रही है? सबको मुफ्त में राशन दे रही है। लेकिन यदि मुफ्त में राशन मिल भी रहा है तो 20 करोड़ लोग साल में
भूख से कैसे मारे जा रहे हैं। 47 करोड़ से आप मुझे बता दीजिए कि जो 20 करोड़ लोग हर साल भुखमरी से मारे जाते हैं, जबकि अभी सरकार क्या दे रही है, सबको मुफ्त में राशन दे रही है। लेकिन यदि मुफ्त में राशन मिल भी रहा है तो 20 करोड़ लोग साल में भूख से कैसे मारे जा रहे हैं। क्या ये आंकड़ा आपके पास है? जो बहन और बेटियों के साथ में जो महिलाओं के आपराधिक मुकदमे थे, जो 2014 में 40,000 के आसपास थे, वही आंकड़े आपके 2022 में 60,000 हो गए, 60,000 से ज़्यादा हो गए।